पाठ है माता का अंचल और इसके लेखक हैं श्री पूजन सहाय जी। आइए पाठ प्रारंभ करने से पहले हम पात्र परिचय देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में तारकेश्वर नाथ, जिसको माता पिता भोलानाथ से नाम से भी बुलाते हैं, जो छोटा बालक है, बाबूजी उस छोटे बालक के पिताजी, मैया ये गांव देहात में बोले जाने वाले माँ को बुलाया जाने किस प्रकार से पुकारा जाता है, मैया के नाम से पुकारा जाता है, वो बालक की माता जी हैं। उस बालक की मित्र मंडली है, दोस्त हैं उसके बहुत सारे, जिसमें से बैजू इत्यादि प्रमुख हैं, और उस गांव के एक ग्रामीण भी हैं, मोसन तिवारी इत्यादि इस पाठ में हैं। आगे देखते हैं पाठ प्रवेश। प्रस्तुत पाठ माता का अंचल श्री पूजन सहाय द्वारा लिखित प्रसिद्ध उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया उपन्यास अंश है। उपन्यास अंश अर्थात उपन्यास का एक छोटा सा पार्ट है। अंश मतलब पार्ट, भाग। प्रस्तुत उपन्यास अंश में 30 दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। पाठ में बच्चे का पिता से अधिक लगाव था, फिर भी विपदा के समय, कष्ट के समय, दुख के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। 30 दशक मतलब ये जो कहानी होगी उसका समय काल जो होगा वो 1930 से लेके 40 का समय काल होगा, अर्थात भारत की स्वतंत्रता से पहले का जो ग्रामीण जो गांव का जीवन है उसका चित्रण, उसका जो कल्चर है, उसकी जो संस्कृति है, उसका चित्रण किया गया, उसको दिखाया गया इस पाठ में। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। माता का आंचल। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। अब ये किसी गांव विशेष की कहानी है, तो हम इसमें जितने भी शब्द देखेंगे तो गांव देहात में जो शब्द बोले जाते हैं, जो शब्द प्रचलन में होते हैं, उन्हीं का प्रयोग जो है श्री पूजन सहाय जी ने इस पाठ में किया है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ लड़के एक साथ होते हैं, संगति जिनकी होती है, वहाँ पे बाजे मृदंग। मृदंग क्या है? तो मृदंग आप देखेंगे सभी लोग इस पाठ में मृदंग के साथ एक लिखा है, अर्थात नीचे देखेंगे सबसे एक तरह का वाद्य यंत्र, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है, मृदंग। और जहाँ बुढ़ों का संग, बूढ़ों मतलब पुराने लोग, बूढ़े लोग, तहाँ खर्चे का तंग, वहाँ अत्यधिक खर्च होता है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ बच्चे होते हैं वहाँ उत्साह ज़्यादा होता है, उमंग ज़्यादा होता है। हमारे पिता तड़के उठकर, तड़के मतलब फिर नीचे देखेंगे प्रभात या सवेरा या मॉर्निंग। तो जो लेखक के पिताजी थे वो सुबह उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। बैठक क्या है? तो आप अभी भी अगर कोई गांव से जुड़ा हुआ है या कोई गांव जाएगा तो देखेगा वहाँ पे एक ऐसा रूम बना रहता है, एक विशेष कक्ष बना होता है घर के बाहर जो है। जब आपके कोई गेस्ट आते हैं, कोई मेहमान आते हैं, तो उनको उसी बैठके में, या घर कोई बाहर से लोग आते हैं उसी बैठक में बैठते हैं, और घर के जो आदमी लोग होते हैं उसी बैठके में जाकर के बैठते हैं। और वहाँ महिलाओं के जाने पे मनाही है, वहाँ लेडीज़, स्त्रियाँ नहीं जा सकती हैं। तो वो बैठक में ही सोया करते थे अपने पिताजी के साथ। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। हम भभूत, एक प्रकार का राख है जो पूजा इत्यादि समय लगाया जाता है, का तिलक, का टीका, तिलक जो माथे पे लगाते हैं, लगा देते थे। लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। दिक मतलब जिद, कुछ हंसकर, कुछ झुंझुलाकर और कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार, लीलार यहाँ देखिए 3 लिखा हुआ है, मतलब ललाट या फोरहेड, मस्तक में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड तो यहाँ देखेंगे एक प्रकार का तिलक
जिसमें ललाट पर 3 आड़ी या अर्धचंद्राकार रेखाएं बना जाती है। आपने देखा होगा तीनों हाथों से वो टीकाएं फोरहेड के ऊपर, मस्तक के ऊपर लगाया जाता है, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी, सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। यहाँ देखिए सिर में लंबी लंबी जटाएं हैं। भभूत रमाने से हम खासे बमभोला बन जाते थे। यहाँ पे अभी तक हमने देखा इस कहानी में जो छोटा बच्चा है उसके माध्यम से ही कहानी को प्रस्तुत किया है शिवपूजन सहाय ने। एक तरह से वही कहानी बता रहा है जो छोटा बच्चा है, कि जब वो छोटा था तो वो मॉर्निंग में, सुबह में अपने उसके पिताजी उठते थे, वो सारे अपने नित्य काम किया करते थे और वो बाहर जो है बैठके में सोया करता था, अपने पिताजी के साथ ही रहा करता था। इसलिए पिताजी उसको भी उठा देते थे, उसको भी नहला धुला देते थे, और जब पूजा करने बैठते थे तो उसको भी वहाँ पे बिठा लेते थे और वहाँ पे उसके माथे पे त्रिपुंड इत्यादि कर देते थे, तिलक इत्यादि लगा देते थे। और वो सब लगाने के बाद, भभूत लगाने के बाद वो बिल्कुल बम भोला मतलब भगवान शिव की तरह दिखते थे। आपने देखा होगा भगवान शिव को माथे में उनके त्रिकुंड लगा हुआ दिखाई देता है। ठीक है। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते, पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वरनाथ। पिताजी जो है, चूंकि वो भोलेनाथ की तरह ही अपना साज सज्जा कर लेता था, उन्हीं की तरह दिखता था, तो असल में इसका नाम जो था भोलानाथ का, वो तारकेश्वरनाथ था। रियल नेम जो था वो भोलानाथ नहीं था, वो तारकेश्वरनाथ। आप भी देखते हैं हमें पुकारने का नाम हमारा अलग होता है और हमारा जो रियल नेम होते हैं वो अलग होते हैं। गांव देहात या घर में हमारे परिवार में जो लोग हैं हमें किसी नाम से बुलाते हैं, और हमारा जो असली नाम होता है, जो हमारे स्कूल में चलता है, वो अलग होता है। उसी तरह से ये जो छोटा लड़का था उसका नाम, जो असली नाम था, जो रियल नेम था, वो तारकेश्वरनाथ था, लेकिन उसकी जगह पे पिताजी उसे किस नाम से बुलाते थे? भोलानाथ के नाम से बुलाते थे। और हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते और माता को मैया। तो अब आप परिचित हो गए हैं इन 3 मुख्य पात्रों से। एक हैं भोलानाथ जी, एक है उनके पिताजी जिन्हें भोलानाथ जी बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, और एक है उनकी माता, उस लड़के की माता, जिसको लड़का जो है भोलानाथ जी जो है मैया कह के पुकारा करते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते। निहारा करना मतलब देखना। वो शीशे में जो है, आईने में जो है, अपने मुंह को देखते जब उनके पिताजी जो है पूजा पाठ किया करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा कर, कुछ शर्मा कर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांधकर रख देते। उनके पिताजी का डेली रूटीन था, वो राम का नाम लिखते थे और उसके लिए बाकायदे उन्होंने एक रामनामा बही बना रखी थी और उसमें 1000 नाम जो है वो लिखते थे। और जो पाठ, जो रामायण पाठ करते थे, वो जो पोथी थी, जो वो बुक थी, वो जो किताब थी, उसके साथ ही उसको वो रख देते थे। आइए देखते हैं आगे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और क्या करते थे उसके बाद? तो वो एक कागज का टुकड़ा लेते थे, उसमें 500 बार वो क्या लिखते? राम नाम लिखते, उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लेते थे और हर टुकड़े में आटे की गोलियां बनाते, आटे की गोलियां उसमें लपेट देते थे और गंगा जी की ओर चले जाते थे। अब गंगा जी में जाके वो क्या करते थे, तो आगे देखते हैं। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। लेखक उनके कंधे के ऊपर बैठ जाता था। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते, तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते
वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान, उतान का मतलब क्या होता है? पीठ के बल लेटना। पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते, तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते, तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते, तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते। हम झुझलाकर फिर उनको मूछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो आप सभी लोग अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे तो ऐसा ही होता है। बचपन में आप कितनी भी शरारतें कर लें, आपके माता पिता आपको डांटते नहीं हैं। तो इस कहानी में अभी तक हमने यही देखा। अब देखते हैं कि वो पूजा पाठ करने के बाद जो पिताजी थे उनके, तारकेश्वर नाथ या भोलानाथ के जो पिताजी थे, वह उन्हें ले करके गंगा की तरफ चले जाते थे, गंगा नदी की तरफ, मछलियों को वो आटे की गोलियां खिलाने के लिए। और रास्ते में जब वो वापस लौटते तो उन्हें झूला झुलाते। फिर कभी कभी वो उनसे कुश्ती भी लड़ा करते थे और वो जानबूझ के हार जाते थे। और जो बालक भोलानाथ था उनकी मूछें उखाड़ता, फिर पिताजी उनको चुम्मा इत्यादि देते थे। वो जो हम देखते हैं सभी बचपन में जैसा करते हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते, तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। चौके पर, घर में एक स्थान होता है जहाँ नीचे बैठ के खाया जाता है, ठीक है। तो वो अभी ग्रामीण परिवेश में, हम गांव में देखेंगे अभी भी बहुत सारे लोग जो है टेबल कुर्सी मेज़ पे बैठ के खाने की अपेक्षा जो है वो ज़मीन पे बैठ के खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये स्थान नियत होता है, एक स्थान फिक्स होता है, उसी स्थान पे बैठ के सभी घर वाले जो है खाना खाते हैं। तो उसी स्थान को चौके बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। वो वहाँ पे बैठ जाते। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात, गोरस गाय का रस अर्थात दूध से तात्पर्य है यहाँ पे, ठीक है। फूल, जैसे स्टील का बर्तन होता है, स्टील का, स्टेनलेस स्टील का होता है, जैसे लोहे का होता है, जैसे चांदी के बर्तन होते हैं, उसी प्रकार से फूल का भी बर्तन होता है। उसमें एक बाउल में, एक कटोरे में दूध और भात, भात उबले हुए चावल को ही बोलते हैं, ठीक है। उबला हुआ जो चावल होता है उसे हम भात कहते हैं। तो दूध और चावल, उबले हुए चावल सान कर, सान कर मतलब देखेंगे 6 दिया है यहाँ, देखते हैं, मिलाना, लपेटना, गूंदना, मतलब एक में मिक्स कर देना। दूध को और चावल, जो उबले हुए चावल थे, सबको एक बाउल में, कटोरे में वो मिक्स करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर, अफर 7 यहाँ लिखा है, इसका अर्थ यहाँ नीचे दिया है, भर पेट से अधिक खा लेना, मतलब जितना मन आपका है उससे अधिक खा लेना जाते, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती, जिद करती। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के एक और बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। अब देखो, अब खाना कैसे बच्चे को खिलाया जा रहा है गांव में, और माता और पिताजी दोनों लोग खिला रहे हैं। तो पहले वो पिताजी के साथ बैठा हुआ खाने के लिए, एक जो चौक है घर में, वहाँ पे जहाँ पे खाने का स्थान है, जो नियत स्थान है, वहीं पे बैठे हुए हैं पिताजी के साथ। तो एक फूल का कटोरा है, एक बाउल है, उसके अंदर दूध और उबले हुए चावल, जो भात बोलते हैं, उसको एक में मिक्स कर कर, सान कर उसको दे दिया जाता। और जब वो खा करके जो बालक भोलानाथ है अफर जाता, जब उसका पेट भर जाता, तब उसकी माँ आती और थोड़ा सा खाने के लिए जिद करती कि और थोड़ा सा खिलाइए, और पिताजी को बोलती कि आप जो हैं बहुत ही छोटे छोटे कौर खिलाते हैं, जिससे उसको लगता है कि उसका पेट भर गया है, ठीक है। बच्चों को पूरा मुंह भर के खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर
तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर मतलब दिया है यहाँ पे स्थान, अवसर। कहना जब खाएगा नहीं तो इसे अवसर क्या मिलेगा, इसे स्थान क्या मिलेगा, इसे जगह क्या मिलेगी इस दुनिया में। देखिए मैं खिलाती हूँ, और फिर वो माता जी खिलाने के लिए बैठ जाती है। मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दुए मतलब मर्द लोग, आदमी लोग क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए। और महतारी, महतारी मतलब माँ के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। माता जी उसकी बता रही हैं कि जब बच्चे माँ के हाथों से खाना खाते हैं तो उनका पेट भर जाता है। आप सभी लोगों को भी ऐसा लगता होगा कि अगर कभी आपकी माँ अगर आपको खिला रही है तो आपको भी ऐसा महसूस होता है कि हमने कुछ ज़्यादा खा लिया। यह कहावत थाली में दही भात शांति, और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर छोटे छोटे पार्ट जो हैं उस खाने को और उसका नाम दे देती। क्या क्या नाम दे देती? तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर, सबके नाम से वो कौर बना देती। और यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतना जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। मतलब लेखक सब खा जाता था। आगे देखते हैं। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर, काठ मतलब लकड़ी का घोड़ा, ठीक है, नंग धड़ंग, नंग धड़ंग मतलब ठीक ढंग से कपड़े ना पहने ही, इसी तरह से बाहर गली में निकल जाते थे। खाना खा करके लेखक जो है वहाँ से उछलते कूदते जो है जा कर के गली में खेलने लगता था। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल, चुल्लू समझते हैं, हाथ जो होता है पूरा भर करके उसमें कड़वा मतलब मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल जो है वो, उसके लाख मना करने पर भी वह हमारे सिर पर डाल ही देती थी। वो ऑयल जो है, जो मस्टर्ड ऑयल है, जो सरसों का तेल है, उसके सिर पे वो लगा देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। बाबूजी गुस्सा हो जाते, पर वह हमारे सिर में तेल बोथ कर मतलब सराबोर कर देना, पूरी तरह से सिर में, सिर को डुबो देना उसी तेल में अच्छी तरह से, पूरे बालों को हमें उबट कर ही छोड़ती थी। मतलब पूरी तरह से जब वो तेल लगा लेती थी सरसों का तब वो छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर, वो काजल की बिंदी लगा देती। चोटी गूंथती, चोटी क्यों गूंथती कि आपको पता होगा, बाल बड़े बड़े लेखक के थे, और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, वो फूल जैसे होता है ना उसमें जो लटकते हैं बालों में, चोटियाँ बनाने के बाद वैसे लगाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। पहले बम भोला बन गए वो, त्रिपुंड इत्यादि लगा करके, और अब की स्थिति क्या है, अब उनकी बालों की चोटियाँ बना दी गई, काजल लगा दिया गया, बिंदी लगा दी गई, और उसमें फूलदार लट्टू बांध दिए गए, कुर्ता कलरफुल पहना दिया गया, रंगीन कुर्ता पहना दिया गया। अब ये पूरे कन्हैया की तरह लगने लगे। कन्हैया मतलब कृष्ण की तरह, ठीक है। तो छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग तरह से लोग तैयार करते हैं, वही हो रहा है यहाँ पे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। एक ग्रुप वेट कर रहा है बाहर बच्चों का। इनके दोस्त जो होते हैं सभी लोगों के दोस्त, तो इनके भी बहुत सारे दोस्त थे, मित्रगण थे, तो वो बाहर जो है बाट जो रहे थे, मतलब प्रतीक्षा कर रहे थे, वेट कर रहे थे इनके। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हम जोलियों मतलब सेम एज ग्रुप, ठीक है, सेम एज ग्रुप, एक ही उम्र के
तो इनके उम्र के जो लोग इनके साथी होते थे उनके दल में ग्रुप में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। छोटे बच्चे हैं, जल्दी ही भूल जाते हैं, तो वो जा कर के वहाँ पर भी खेल खेलने लगते थे। और तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। कौन कौन से नाटक करते थे? तो चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती, वही स्टेज बनता जिस पे वो सारे प्रोग्राम होते, जो सारे कार्यक्रम नाटक के उसी के ऊपर होते, जिस पर बाबूजी बैठ के नहाते थे। उसी पर सरकंडे, सरकंडा एक तरह का झाड़ियाँ होती हैं, उसी के खंभों पर कागज का चंदोवा, चंदोवा दिया है, छोटा सामियाना जो टेंट जैसा होता है, तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती। तो पहला जो नाटक है वो मिठाइयों की दुकान का था। छोटे छोटे बच्चे मिठाइयों का दुकान लगा रहे हैं, तो अब रियल मिठाइयाँ नहीं होंगी, असली मिठाइयाँ नहीं, अब कैसी मिठाइयाँ बना रहे हैं आप देखिए। अब सभी लोग उसमें चीलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, ढेले के लड्डू मतलब मिट्टी के लड्डू, रियल मिठाइयाँ नहीं हैं। पत्तों की पूरी कचौरियाँ, पूरी कचौरियाँ आप सभी लोग खाए होंगे। और गीली मिट्टी जो होती थी उसकी जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती। तो एक तरह से सारे फेक मिठाइयाँ जो है छोटे छोटे बच्चे जो है वो तैयार कर देते थे। क्या क्या थी? तो ढेले के लड्डू हो गए, पत्तों की पूरी कचौरियाँ हो गई, गीली मिट्टी के जो है जलेबियाँ हो गई, और फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे हो गए, और ये सारे लोग सजा देते थे इसको। ठिकरों के बटखरे, बटखरे जो वेट करने के लिए होते हैं ना, हम जब तौलते हैं कहीं दुकान पे जाते हैं, जो वेट करने वाला होता है उसको बटखरे बोलते हैं। और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे, जस्ते के टुकड़े को वो पैसे भी बना देते थे, कॉइन वगैरह जैसे होता है ना। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार, इन्हीं के सारे दोस्त जो हैं खरीदने वाले, और इन्हीं के जो सारे दोस्त बचे होते थे वो शॉपकीपर भी हो जाते थे, वो दुकानदार भी हो जाते थे। बाबूजी भी दो चार गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयों की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। अब मिठाई की दुकान ख़त्म, अब दूसरा नाटक स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं वो क्या है। धूल की मेड़, दीवार की बंती और तिनकों का छप्पर, छप्पर बना दिया, दीवार बना दी, दातून के खंभे, दातून समझते हैं जो नीम इत्यादि के पेड़ होते हैं, सुबह सुबह ब्रश करने की जगह पे दातून करते हैं गांव के लोग, आप सभी लोग जानते हैं, तो उसके खंभे बना देते थे। दिया सलाई माचिस की पेटियों के किवाड़, किवाड़ मतलब डोर, दरवाजा। तो अब एक घर बन रहा है, देखें सभी लोग कैसे, घरौदा, घरौदा मतलब घर छोटा सा। तो क्या क्या है? तो धूल की मेड़, दीवार बन गई है, तिनकों का छप्पड़ हो गया है ऊपर, दातून के खंभे हो गए हैं, दिया सलाई की पेटियों के डोर हो गए, दरवाजे हो गए। घड़े जो हैं उसके जो मुहड़े हैं आगे कि चूल्हा चक्की हो गया, दिए जो दिया जलाते हैं ना, दिए की कढ़ाई, और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। आचमन के लिए एक छोटा सा होता है, पानी में डुबो के उसके हाथ के ऊपर दिया जाता है आचमन के लिए, तो वो जो है कलछी बन जाती थी। पानी के घी, पानी को घी मान लेते थे। धूल के पिसान, पिसान मतलब आटा, ठीक है, तो धूल को लोग आटा मान लेते थे। और बालू को चीनी से हम लोग ज्योनार, ज्योनार क्या होता है तो 13 पे देखेंगे, भोज दावत, गांव में बड़े बड़े भोज और दावतें दी जाती हैं, ठीक है, तो वो रेडी कर लेते थे ज्योनार के लिए, तैयार करते थे। हम ही लोग ज्योनार करते थे और हम ही लोगों की ज्योनार बैठती थी। तो यही लोग भोज देते थे और यही लोग खाने में बैठ जाते थे। जब पंगत, पंगत क्या होता है? जब खाने के लिए हम लोग लाइन से बैठते हैं उसको पंगत बोलते हैं, बैठ जाती थी, तब बाबूजी भी धीरे से आकर पांत के अंत में, पांत क्या बोलते हैं, जो वो पंगत थी जो लाइन एक साथ बैठते हैं सभी लोग खाने के लिए, उसी में सबसे लास्ट में, आप लोगों ने गुरुद्वारे इत्यादि में देखा होगा, गुरुद्वारे में भी पंगत होती है,
पांत होती है, वो एक लाइन में सभी लोग बैठते हैं ना टाट पट्टी के ऊपर, उसी को पंगत बोलते हैं। तो उसके सबसे लास्ट में उनके पिताजी जो हैं, बाबूजी जिसको वो बोलता था भोलानाथ, अंत में आके जीमने, जीमने मतलब यहाँ देखेंगे भोजन करना, भोजन करने के लिए बैठ जाते थे। अब देखो सारी चीज़ें जो है वो फेक ही हैं, फिर भी लोग बालू, क्या क्या चीज़ें हैं, धूल के आटा पिसान है, बालू की जो है चीनी को मान लिया है, पानी को उन्होंने घी मान लिया है। तो अब जो है कैसे खाते हैं देखते हैं। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौदा बिगाड़कर भाग चलते थे। तो ये दूसरा भी नाटक जो है वो ख़त्म। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ। तो अभी तक हमने देखा जो छोटे छोटे, आप लोगों ने भी अपने बचपन में बहुत सारे खेल नाटक तमाशे किए होंगे, वही काम जो है यहाँ पे वो जो बालक भोलानाथ है कर रहा है। तो कौन कौन से वो नाटक तमाशे कर रहा है? तो पहला है कि वो तरह तरह की मिठाइयों की दुकान लगाता है, और वो सारी मिठाइयाँ कैसी आप सभी ने देखा ही होगा। ढेले के लड्डू बना देते हैं, पत्तों की पूरी कचौरियाँ बना देती है, गीली मिट्टी की जलेबियाँ बना देते हैं वो लोग, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बना देते हैं। और फिर वो दूसरा काम स्टार्ट करते हैं उसको हटा करके। तो अब ये घरौंदा छोटा घर बनाते हैं, उसकी मेड़ जो है धूल की दीवार से बना देते हैं, तिनकों का जो वो छप्पर बना देते हैं, दातून के खंभे होते हैं, दिया सलाई की पेटियों से किवाड़ बना देते हैं, दरवाजे बना देते हैं, और चूल्हा चक्की भी वो लोग रेडी कर लेते हैं। दिए जो होते हैं उसकी कढ़ाई बना लेते हैं, सब चीज़ रेडी है। पानी को घी मान लेते हैं, धूल को जो है डस्ट जो होती है उसको क्या मान लेते हैं, आटे मान लेते हैं, बालू को वो लोग चीनी मान लेते हैं, और भोज वो जो है रेडी कर लेते हैं, जो दावत है वो रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। और सभी लोग एक पंगत में बैठते हैं, एक लाइन में बैठते हैं और वो खाने के लिए। और अंत में क्या करते हैं, उनके जो बाबूजी है भोलानाथ की, वो भी आके उस पंगत में सबसे लास्ट में बैठ जाते हैं, सबसे अंत में बैठ जाते हैं। बच्चे हंसने लगते हैं और अपने जो घरौदा उन्होंने छोटा सा बनाया था उसे तोड़ के वो फिर वहाँ से भाग जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं। कभी कभी, अब तीसरा जो है, दो तो देख लिया, अब तीसरा जो नाटक क्या है वो हम देखते हैं। बच्चे छोटे छोटे क्या कर रहे हैं। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। बारात जाती है, शादियाँ होती हैं, उसका भी वो लोग जुलूस निकालते थे। कैसे? तो कनस्तर का तंबूरा बजता, आप सभी लोग जानते हैं, शादियों में गए होंगे, बैंड बाजे बजते हैं, सभी लोग डांस करते हैं। तो ये लोग तंबूरा, एक तरह से ये भी म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ही है। और चूँकि ये कहानी 1930 to 40 की है, 1930 से 40 के बीच की है, तो उस समय की कैसी बारात होती थी ये भी हमें आप इसमें देखने को मिला। तो तंबूरा बजता था उस समय, तो ये लोग तंबूरा बना लेते थे कनस्तर का। ठीक है। अमोले, अमोले क्या होते हैं? तो यहाँ देखिए 15 लिखा है, मतलब ये इसका अर्थ होगा, मीनिंग होगी आम का उगता हुआ पौधा। ठीक है। तो अमोला क्या होता है? आप सभी लोगों ने आम खाया होगा। तो आम जो है जब हम खा के गुठलियों को फेंकते हैं, ठीक है, तो गुठलियाँ जो जब हम ज़मीन में वो गुठलियाँ जाती हैं तो उसमें से नए प्लांट निकलते हैं, नए पौधे निकलते हैं। ठीक है। तो उसी से उसके नीचे का जो सॉफ्ट जो होता है, सॉफ्ट भाग होता है, उसी से जो है ये लोग शहनाई बनाते थे। शहनाई समझते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बहुत ही फेमस थे, उन्हें भारत रत्न मिला हुआ था शहनाई बजाने के लिए। और माना जाता है शहनाई अक्सर शादियों में बजा करती थी, पहले भी बजा करती थी, आज भी बजा करती हैं। ठीक है। तो दूसरा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट शादी के लिए उन्होंने शहनाई रेडी कर ली। ठीक है। किससे? अमोले से। टूटी चूहेदानी, चूहे पकड़ने वाला जो होता है उसे चूहेदानी कहते हैं। कि पालकी, पहले क्या होता था, पालकी में ही जो है विदाइयाँ होती थी, पालकी में बिठा करके ही विदाइयाँ होती थी। ठीक है। बनती हम समधी बनकर, समधी जो लड़की के पिताजी होते हैं शादियों में, और जो लड़के के पिताजी होते हैं, वो दोनों आपस में क्या होते हैं? समधी होते हैं। ठीक है। तो ये समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, जो वह बकरा होता उसके ऊपर चढ़ लेते थे। भाई वहाँ पे तो घोड़े थे नहीं, तो वो किसके ऊपर चढ़ जाते थे? बकरे के ऊपर। और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात जो है दूसरे कोने में जाकर
दरवाजे लगती थी। जैसे बारात जाती थी वैसे ही एक कोने से वो दूसरे कोने आते, बारात आ गई। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे गोबर से लिप करके आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। शादियाँ शादी जैसे होती वो सारे प्रकार यहाँ पे हो रहे हैं। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार क्या होता है, तो पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता। जो जिसकी शादी हो रही है, जिस लड़की को, उसको दुल्हन बोलते हैं, ठीक है। और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उघार कर मतलब खोल कर उस पर्दे को दुल्हन का मुंह निरखने लगते। निरखना मतलब देखने। त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। तो ये तीसरा भी खत्म हो गया। तो तीसरे में वो क्या कर रहे हैं, तो बारात का जुलूस निकालो। तो बारात का जुलूस कैसे निकलता है, वो कनस्तर का तंबूरा ले लेते हैं, अमोले की जो है सहनाई बजा देते हैं, चूहेदानी की पालकी बना देते हैं, अपने समधी बन जाते हैं, घोड़ी की जगह बकरे बैठ जाते हैं और बारात एक कोने से दूसरे कोने लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ देख रहे हैं, जब जो ही बाबूजी आकर के वो दुल्हन को देखना चाहते हैं, सभी लोग जो है वहाँ से हंस के वहाँ से भाग जाते हैं। अब फिर वो लड़कों की जो मंडली है वो जुट जाती है। इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाएगी। अब देखो चौथा जो काम है, ये लोग नाटक स्टार्ट करते हैं खेती करने का। तो बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, उसके नीचे गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। तो पहले सिंचाई की क्या व्यवस्था थी 1930 टू 40 में, 1930 और 40 में पानी कैसे खेतों में पहुंचाया जाता था, उसका भी उदाहरण एक यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। पहले बैलों के द्वारा मोट चलाए जाते थे, उससे पानी जो है कुएं से निकलता और सिंचाई के लिए जाता था, ठीक है। तो वो जो है उस तरह का काम ये कर रहे हैं। चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को ये लोग खेत बना देते। कंकड़ जो होते थे वहाँ बीज और ठेंगा, हल जुआठा, बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते हैं, पानी भरे जाते हैं। फसल तैयार होते देर न लगती, तुरंत फसल भी, क्योंकि वो नाटक कर रहे हैं। और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे, काटते समय गाते थे। आप सभी लोग जानते हैं गांव में जब फसल काटी जाती है तो गीत भी गाए जाते हैं। तो वो सारी प्रक्रिया जो प्रोसेस है, जैसे खेती की जाती है, जैसे सिंचाई की जाती है, ये बालक जो छोटे छोटे हैं वो कर रहे हैं। तो एक तरह से हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि 1930-40 के आसपास खेती में क्या क्या समस्याएं आ रही थी, कैसे लोग सिंचाई किया करते थे, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो भई हमारी, ये गीत गा रहे हैं। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौट डालते थे। कसोरे, इसकी मीनिंग है मिट्टी का बना छिछला कटोरा, का सूप बनाकर ओसाते। सूप होता है ना, जब हम धान में से जो भूसी इत्यादि बाहर निकालते हैं उसको ओसाते हैं हवा के साथ, तो वो सूप बना लेते हैं। उसका सूप पीने वाला नहीं, वो ओसाने वाला होता है, जो अलग करते हैं धान से भूसी को हवा में। मिट्टी की दिए और तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर, बटोही मतलब होता है रास्ते में जाने वाले लोग, ठीक है। कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जो रास्ते में लोग जाते थे वो भी देखते थे कि चलो बच्चे क्या कर रहे हैं। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले, ददरी का मेला उनकी लोकेलिटी में बहुत फेमस था, तो वो लोग जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भैयो ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते, शादियां भी होके उसी रास्ते से जाती थी पहले,
तो पहले बहुत सारे साधन नहीं थे, पैदल ही लोग निकलते थे, तो उनके सामने से वो गुजरती थी दूल्हे और उसके साथ पालकी जो दुल्हन रहती थी उसके अंदर। तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे ये लोग, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे। क्या चिल्लाते थे? तो दिया है आगे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। रहरी क्या होता है? तो अरहर। ठीक है, तो ये इस तरह से उसको जो चिढ़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे दूल्हे का। तो इसी पर एक बार बूढ़े वर ने, बूढ़ा वर मतलब बूढ़ा जो लड़का जिसकी शादी होके आ रही थी, ने हम लोगों को बड़ी दूर तो तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था, ढेले से फेंक के मारा था। जब उस बूढ़े को इन्होंने ऐसा बोला था, बूढ़े वर मतलब बूढ़े दूल्हे को जिसकी शादी हो रही है बहुत अधिक एज में। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक हमें याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई, जमाई मतलब दूल्हा या लड़का जिसकी शादी होने वाली है, ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। अब वो बता रहे हैं कैसा, वो कैसे दौड़ाया था हमें, उसी को बता रहे हैं कि वैसा तो हमने लड़का ही नहीं देखा था जिसकी शादी हो रही थी, किसने उसको ऐसे ढूंढा था। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आप गांव में जाइए तो गांव में आम के खेत होते हैं, आम के जो पेड़ लगे होते हैं, और आम के पेड़ जो होते हैं उसमें जब फल आते हैं उस समय आंधियाँ भी बहुत ज़्यादा चलती हैं। ठीक है, तो जब भी आंधी आती है लोग आम के पेड़ों की तरफ दौड़ते हैं कि उसमें से जो आम है वो नीचे गिरेगा। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चापते थे। चापते थे मतलब खाते थे, घुले घुले मतलब अच्छी तरह पके हुए। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आंधी आई और थोड़ी देर के लिए रुक गई। आकाश काले बादलों से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। वहाँ के लोकल लैंग्वेज में ये गीत है, जिस ग्रामीण परिवेश का उल्लेख किया है श्री पूजन सहाय ने इस पाठ में। ठीक है, लेकिन बरखा मतलब बरसात न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा, मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई। अठई क्या होता है? तो ये देख लीजिए, कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाला छोटा कीड़ा। एक छोटा कीड़ा होता है ना, कुत्तों के कानों में लगा रहता है। तो वो कह रहे हैं कि जब बारिश होने लगी तो हम लोग वैसे ही चिपक गए उस पेड़ में जैसे वो कीड़ा जो है कुत्ते के कान में चिपका रहता है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई, रुक गई। बरखा मतलब बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू, इन लोगों का एक दोस्त था जिसका नाम था बैजू, बड़ा धीट था। धीट निडर, जिसको डर नहीं लगता हो। संयोग की बात, बीच में मूसन तिवारी। मूसन तिवारी हमने पात्र परिचय देते समय पहले ही बताया था आपको कि वो गांव के ही एक ग्रामीण हैं। गांव के लोग मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, समझ में कम आता था, बूढ़े थे। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बैजू जो उनका मजाक उड़ा दिया। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। ये लोग भी उनके साथ मिल करके यही बोलने लगे। तो मूसल तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा, बिना रुके दौड़ाया हम लोगों को। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले, बहुत तेज भाग गए अपने घर की तरफ और बैजू को पकड़ लाने की। और जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए, स्कूल में चले गए। इनके पाठशाला मतलब स्कूल में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। स्कूल से जो टीचर थे, जो इनके अध्यापक थे, उन्होंने भेजा 4 लड़कों को कि इनको पकड़ के लाओ, जो घूम रहे थे, बैजू को और भोलानाथ को। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे,
त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। तो गुरु जी ने जो लड़के भेजे थे, गुरु जी के सिपाही मतलब गुरु जी के जो पढ़ने वाले जो छात्र थे, वो उनको पकड़ लेते हैं। बैजू तो 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, भाग गया। हम पकड़े गए, भोलानाथ पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में आए। बाबूजी दौड़ते हुए स्कूल चले गए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे, पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। हमें बहुत मनाने की कोशिश की इनके पिताजी ने। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। उनका कंधा पूरा भीग गया, इतना रोया जो है भोलानाथ जी ने। वह गुरु जी की चिरौरी मतलब रिक्वेस्ट, प्रार्थना, विनती करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। फिर इनका जो ग्रुप था फिर मिल गया रास्ते में। वे जोर से नाचते और गाते थे। वो फिर नाचते और गा रहे हैं, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। ये एक तरह से देखा जाए तो स्थानीय किसी ये भोजपुरी एक हिंदी का ही बोली है, उसी से संबंधित है ये। अर्थात जो गांव है, जो ग्रामीण परिवेश का इसमें बात किया गया है माता का अंचल पाठ में, वो किसी भोजपुरी बोली वाले गांव का है। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर अलापने। फिर ये भी मिलके वही गाने लगे, माई पकाई गरर गरर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। वो सब मकई का जो खेत है उसमें चले जाते, उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग हो खड़े होकर गा रहे थे। फिर ये गाने लगे। जब वो चिड़िया को नहीं पकड़ पाते हैं तो खेत से फिर ये अलग खड़े हो जाते हैं और फिर गाने लगते हैं सभी लोग मिलके, राम जी के चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। मतलब भगवान का जो है ये चिड़िया है, भगवान का ही खेत है, और जो चिड़िया तुम लोग भर भर पेट खा लो, ठीक है। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते। पराई पीर, पीर मतलब होता है दुख, कष्ट, पराई मतलब दूसरे की। तो यहाँ पे जो गांव वाले देख रहे थे ये सारी चीज़ें, तो वो कह रहे हैं कि लड़के जो होते हैं और बंदर एक जैसे होते हैं, इनको दूसरों का दुख पता नहीं चलता है। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल से पानी उलीचने लगे, ठीक है। वो एक टीले पर जाते हैं, वहाँ चूहों के बिल से वो पानी जो है उसमें डालने लगते हैं। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। ये लोग चूहे निकालने के लिए वो पानी डाल रहे थे उसके अंदर, लेकिन चूहा ना निकल करके क्या निकल गया, सांप। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहलुहान हो गई, पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए और वो सांप निकल गया। सभी लोग भागे, जो जैसे गिरते पड़ते भाग रहा है, कोई रुक नहीं रहा है, वहाँ पे भागते जा रहे हैं सभी लोग, ठीक है। इससे पहले हमने जो चिड़िया को पकड़ते हुए देखा था ये है, यहाँ देखिए सभी बच्चे जो है चिड़िया को पकड़ रहे हैं, ठीक है। ये खेत है मकई का। तो अब देखो अब कैसे भागते हैं वो लोग घर। हम एक सुर से दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। सभी लोग घर में घुस गए सांप को देख करके। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे मतलब बरामदा में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का पी रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसी की गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया मतलब साफ करना, शुद्ध करना कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी।
अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। वो पूछा, क्या कारण है, क्यों रो रहे हो तुम लोग? कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से स स सा कहते हुए मैया के आंचल में लुके मतलब छिपे चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। अर्थात इसमें ये होता है कहानी में अंत में कि ये लोग चूहे को उसके बिल से निकालना चाहते हैं, तो उसमें वो पानी डालते हैं, तो चूहा ना निकल करके क्या निकल जाता है, सांप। तो सभी लोग गिरते पड़ते किसी भी तरह से वो घर भागते हैं, और जो भोलानाथ जी हैं वो भी घर भागते हैं। तो आपने देखा होगा ये हर समय जो है अपने पिताजी के साथ रहता है, पूजा करने के समय, मछलियों को चारा देने के समय, और जितने नाटक करता है उसमें वो पिताजी उसके उपस्थित रहते हैं। लेकिन ध्यान देंगे आप सभी लोग, जब उसको कष्ट होता है, दुख होता है, डर होता है, तो वो कहाँ करके छिपता है, अपने माँ के आंचल में। ठीक है, तो माता का आंचल जो है शीर्षक का मतलब यही है कि बच्चे जो है, यहाँ पे भी हम कहानी में देखेंगे कि पिता से अत्यधिक प्रेम है, वो दिन भर साथ रहता है, लेकिन जब संकट का समय आता है तो वो अपने माँ के पास ही भागता है। मुझे आशा है यह पाठ आप सभी को अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।